नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भावी करनारों की शिक्षा पर खर्च हो दैनिक भास्कर, कोचिंग संस्कृति दैनिक जागरण, भारतीय संविधान की चेतना भी है श्री राम, नीतिगत नीतिगत सबक बिजनेस स्टैंडर्ड, मनमानी के परिसर जनसत्ता, गरीबी घटाने के दावे राष्ट्रीय सहारा, शिक्षा में सुधार की पहल, कोचिंग पर लगाम हिंदुस्तान, एक बड़ी लकीर खींचने वाली योजना हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। भावी करदाताओं की शिक्षा पर खर्च हो दैनिक भास्कर, किसी भी देश का भविष्य उसके नौजवानों की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से तय होता है। जब देश एआई की तकनीक क्रांति के युग में प्रवेश कर रहा है तो हमें सारी ताकत बच्चों की शिक्षा पर लगानी होगी। गैर सरकारी संस्था असर की इस साल की रिपोर्ट पिछले तमाम वर्षों की रिपोर्ट्स की तरह ही चिंताजनक है। अगर 14 से 18 आयु वर्ग का हर चौथा तरुण कक्षा 2 के वाक्यांश अपनी भाषा में भी नहीं पढ़ सकता हो तो अगर केवल हर तीसरा किशोर विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम पढ़ना चाहता हो, जबकि 56% ह्यूमैनिटीज मानविकी, तो इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है क्यों इस आयु वर्ग के आधे से ज्यादा किशोर कक्षा 3 से जोड़ भाग के सामान्य सवाल हल नहीं कर पाते। तब उनका गणित और साइंस में रुचि रखना समझ में आ सकता है। ये किशोर अगले कुछ सालों में मतदाता बनकर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे, नौकरी के बाजार में खड़े होंगे, लेकिन नए किस्म के उद्योगों में इनकी जरूरत नहीं होगी। ताज्जुब यह है कि रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 90% के पास घरों में स्मार्टफोन है, लेकिन आधे से ज्यादा उनके सुरक्षा फीचर से नावाकिफ है और 43% किशोरों के पास निजी मोबाइल है। 1 साल पहले की असर की रिपोर्ट में पता चला था कि दक्षिण भारत के 5 में से 4 छात्र स्टेम को अपनी शिक्षा की स्ट्रीम चुनते हैं। कहना न होगा कि आधुनिक युग की दौड़ में उनके आगे निकलने की संभावना ज्यादा होगी। कोचिंग संस्कृति दैनिक जागरण, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि यह संभव नहीं पड़ता कि इन दिशा निर्देशों के जारी हो जाने मात्र से कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रवेश लेना छोड़ दें या फिर बढ़ा चढ़ाकर दावे नहीं करेंगे। यदि कोई छात्र 16 वर्ष से पहले ऑनलाइन कोचिंग करता है तो क्या इसे रोकना संभव होगा? प्रश्न यह भी है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु का कोई छात्र कोचिंग की सेवाएं लेना चाहे तो क्या उसे रोकना उचित होगा? यह ध्यान रहे कि अभी तमाम छात्र हाई स्कूल पास करते ही कोचिंग करने लग जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। लेकिन इनमें से कई छात्र 16 वर्ष से कम आयु के होते हैं। देश में कोचिंग ने जिस तरह एक उद्योग का रूप ले लिया है उसे देखते हुए कोचिंग संस्थानों का नियमन करने की आवश्यकता है, लेकिन इसी के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर कोचिंग संस्थान इतनी तेजी से क्यों पनप रहे हैं। क्या इसका एक बड़ा कारण यह नहीं है कि स्कूली शिक्षा ऐसी नहीं रहेगी जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता ही न पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूली पाठ्यक्रम वैसा नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है? आखिर हमारी स्कूली शिक्षा ऐसी क्यों नहीं हो सकती है जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की शरण में न जाना पड़े? एक समय था जब छात्र बिना कोचिंग के ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लेते थे। धीरे धीरे बिना कोचिंग का ऐसा करना कठिन हो गया। शिक्षा क्षेत्र के नीति नियंताओं को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आज तो स्थिति यह है कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग आवश्यक हो गई है। यही नहीं, अब तो प्राइमरी शिक्षा के दौरान भी तो छात्रों को ट्यूशन लेना पड़ता है। कोचिंग उद्योग ट्यूशन की संस्कृति का विस्तार ही है। जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी तब यह कहा गया था कि इससे कोचिंग संस्कृति पर विराम लगेगा। अब यह मानने के अच्छे भले कारण है कि यह अपेक्षा पूरी होती नहीं दिख रही है। इसका प्रमाण केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी दिशा निर्देश ही नहीं बल्कि गली गली में खुलते जा रहे कोचिंग संस्थान भी है। यदि आज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी खामी है। यह समझा जाना चाहिए कि इस खामी को दूर करते ही कोचिंग संस्कृति पर कोई प्रभावी लगाम लगाई जा सकती है। तेजी से बढ़ते कोचिंग संस्थान यही बता रहे हैं कि उनके रूप में एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था कायम हो गई है। भारतीय संविधान की चेतना भी है श्री राम, प्रोफेसर हरवंश दीक्षित, लेखक, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के डीन हैं। हम सभी जानते हैं कि संविधान की मूल प्रति पर श्री राम के चित्र का अंकन है। चित्र में माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने का दृश्य है। यह राम राज्य के सपनों को साकार करने के दृढ़ निश्चय और उसकी ओर प्रयाण की अभिव्यक्ति है। राम संविधान के पन्नों पर केवल प्रतीकात्मक रूप से ही चित्रित नहीं है, वह भारतीय संविधान की चेतना है। वह संविधान के आदर्शों में समाये हुए हैं। संविधान राजनीतिक सुशासन के सपनों का पथ प्रदर्शक है और विधायी मर्यादा का रक्षक भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रभाव उसमें हर जगह दृष्टिगोचर होता है। राम का चित्र मूल अधिकारों के अध्याय
के पहले पृष्ठ पर है। लंबे संघर्ष के बाद देश के नागरिकों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला था। मौलिक अधिकारों के माध्यम से राम राज्य की कल परिकल्पना को स्वर मिला था। सभी नागरिकों को बराबरी का मौका मिला था। अनुच्छेद 14 के माध्यम से सभी तरह के भेदभावों से मुक्ति मिली थी। यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान के सामने गरीब और अमीर, शक्तिशाली और कमजोर सभी समान होंगे। अनुच्छेद 21 द्वारा सभी को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने और सरकार की गैर कानूनी दखलंदाजी से रक्षा का अधिकार मिला। यह चित्र इन सभी भावों का पूंजीभूत स्वरूप है। राम लोकशाही के जीवंत प्रतीक हैं। वह अपने लोगों से कहते हैं, जो अनीति कछु भाखऊं भाई, मुझको बरिजों भय बिसराई। अर्थात राज्यवासियों, यदि मैं अनीति की बात कहूं तो आप बिना किसी भय के मुझे तुरंत रोक दीजिए। राम ऐसे शासक हैं जो मानकर चलते हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। इससे आगे बढ़कर वह अपनी प्रजा को यह अधिकार भी देते हैं कि वह अपने राजा को गलती करने से रोक दे। राज्य व्यवस्था का यह उच्चतम आदर्श है। हमारा संविधान यही आजादी अपने देशवासियों को देता है। यदि कोई शासक नीति विरुद्ध कुछ कहता है या कहता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपनी बात कहने का अधिकार है। विकल्प के रूप में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी जाने का अधिकार है। फिर 5 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद चुनाव के माध्यम से सरकार बदलने का भी अधिकार है। हमारा संविधान भी राम के आदर्शों की तरह सभी को भयमुक्त होकर अपनी बात कहने और यहाँ तक कि शासक बदलने का अधिकार भी देता है। संविधान अपने नागरिकों से जो अपेक्षा करता है वही सब कुछ राम राज्य में लोगों के आचरण में शामिल था। संविधान के मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का इंडिया में हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि आपस में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो हर तरह के भेदभाव से परे हो। राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, बयरु न कर कहूँ बयरु न कर कहूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। हमारा संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है और राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी नीतियां इस तरह बनाए कि आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, सभी को रोजी रोटी के साधन उपलब्ध हो और सभी को चिकित्सा सुविधाएं मिले ताकि सब रोग मुक्त हो। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय 5 के अनुच्छेद 38, 39, 40 सहित कई उपबंध इसी तरह के दृष्टांत उद्देश्यों को प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। इन आदर्शों और राम राज्य में भावता यही बात कही गई है। राम राज्य में कोई विषमता नहीं, सभी समान है, सभी स्वस्थ है और प्रसन्न है। तुलसीदास जी के शब्दों में दैविक भौतिक तापा राम राज्य कहूँ विधि नहीं व्यापा। कानून का शासन हमारे संविधान की आधारशिला है। इससे व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अपितु कानून व्यक्ति के ऊपर है। शासक का अधिकार उसकी स्वेच्छाचारिता ही नहीं है, अपितु संविधान के दिशा निर्देशों से तय होता है। इसमें व्यक्ति को नहीं है, अपितु संविधान को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए व्यक्ति को स्वेच्छाचारिता के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान सम्मत व्यवस्था से इतर हटकर शासन सूत्र अपने हाथ में ले लेने की कल्पना नहीं की जाती है और इसलिए 14 वर्ष की अवधि के बाद राम के अयोध्या वापस आने पर सत्ता उन्हें सौंप दी जाती है। यह लोकशाही का सर्वोच्च स्वरूप है, जिसमें कानून का शासन अपने जीवंत मानवीय रूप में प्रकट होता है। स्पष्ट है कि राम के आदर्श और उनके अनुगामियों के आचरण में भारतीय संविधान के कानून के शासन की परिकल्पना आत्मसात कर ली गई। राम संवैधानिक नैतिकता के सलाहकार पुरुष हैं। यह संविधानवाद के आचरण की उच्चतर अवस्था है। नैतिकता का पालन कमजोर व्यक्ति के बस में नहीं होता है, इसका पालन नैतिक रूप से बलशाली व्यक्ति ही कर सकता है। राम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार वही राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इसके राजतिलक की घोषणा हो चुकी है। अगले दिन वह राजा बनने वाले हैं, किंतु वचन बाध्यता से जुड़े महाराज दशरथ के निर्देश अनुसार उन्हें बन जाना है और उन्हें उनके छोटे भाई भरत को राजगद्दी मिलनी है। नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए वह वनगमन करते हैं और भाई भरत के आग्रह के बावजूद 14 वर्ष पूरे होने से पहले अयोध्या नहीं आते। हमारा संविधान हम सभी से सभी तरह की नैतिकता की अपेक्षा करता है। अयोध्या में राम के मंदिर के निर्माण के समय ही उस समय हमें उस राम राज्य के सपने को वास्तव में साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिसका लक्ष्य है सबको न्याय और सबका कल्याण। नीतिगत सबक, बिजनेस स्टैंडर्ड। देश की मानवीय पूंजी जो संभवतः उसके दीर्घकालिक विकास का सबसे अहम जरिया है, उसका व्यापक विश्लेषण एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। गैर लाभकारी संस्था प्रथम की शिक्षा की स्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट असर में यही कहती है कि रिपोर्ट में हमें इस बात से झलक दिखती है कि ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि क्या यह एक ऐसे समूह की तैयारी के बारे में जानकारी देती है जो जल्दी ही वयस्क नागरिक के रूप में जिम्मेदारी संभालेगा और श्रम शक्ति में शामिल होगा। बहरहाल वर्षों के दौरान हासिल नतीजे हमें दिखाते हैं कि हालांकि छात्र
प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई के पास बुनियादी कौशल नहीं है। इनमें न केवल श्रम बाजार में इनकी संभावनाओं पर असर पड़ेगा, बल्कि उच्च शिक्षा व पेशेवर प्रशिक्षण हासिल करने की उनकी कोशिशों को भी धक्का पहुंचेगा। ताजा रिपोर्ट में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जिनको लेकर नीतिगत हस्तक्षेप को नए सिरे से निर्धारित करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है, उनमें 14 से 18 वर्ष की आयु के 86% युवा शैक्षणिक संस्थानों में थे। यह सुखद और दर्शाता है कि बच्चों का नामांकन बढ़ाने के प्रयास सफल रहे हैं। हाल के वर्षों में कोविड के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं और कठिनाइयों के बावजूद परिवार ने अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखी और यह भी उत्साह बढ़ाने वाली बात है। बहरहाल शायद शैक्षणिक संस्थान छात्रों और उनके अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट बताती है, एक सर्वे में शामिल बच्चों में 25% अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर की चीज नहीं पढ़ पाए। आधे से थोड़े अधिक बच्चे ही अंग्रेजी के वाक्य पढ़ पा रहे थे। इतना ही नहीं, 40% से कुछ ही अधिक बच्चे विभाजन की समस्याओं को हल कर पा रहे थे। इनमें 3 अंकों वाली संख्याओं को 1 अंक वाली संख्या से विभाजित करना शामिल था, मगर 50% बच्चे ही अन्य गणनाएं कर सकते थे, मसलन वजन जोड़ना या समय की गणना करना। दिलचस्प बात यह है कि इस बार अध्ययन में डिजिटल लोकप्रियता पर भी ध्यान दिया गया है। इसके नतीजे अवसर और खतरे दोनों प्रदर्शित करते हैं। करीब 90% युवाओं ने कहा कि उनके घर में स्मार्टफोन है और वे उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहरहाल स्मार्टफोन तक पुरुषों की पहुंच अधिक थी, जो एक तरह से यह संकेत देता है कि परिवारों में भेदभाव है। इनमें से 90 से अधिक फीसदी ने कहा कि उन्होंने उस सप्ताह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। बहरहाल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों में से आधे ही सुरक्षा संबंधी सेटिंग के बारे में जानते थे। परिवारों में स्मार्टफोन की मौजूदगी और छात्रों तक उसकी पहुंच को देखते हुए इस माध्यम का लाभ शिक्षण के परिवारों में स्मार्टफोन की मौजूदगी तथा छात्रों तक उनकी पहुंच को देखते हुए इस माध्यम का लाभ शिक्षण के नतीजे सुधारने में लिया जा सकता है। कक्षा की पढ़ाई से इतर मॉड्यूल तैयार किए जा सकते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर जोखिम भरा है। ऐसे माध्यमों की सीमित समझ के चलते बच्चों की ऐसी सामग्री दिखाई जा सकती थी जो उन्हें किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। व्यापक नीतिगत स्तर पर अगर शिक्षण संबंधी नतीजों पर विचार करें तो कुछ बुनियादी नीतिगत मुद्दों पर बहस हो सकती है। अब यह स्पष्ट है कि नामांकन अब नीतिगत चुनौती नहीं है। केंद्र और राज्य की नई पहल ऐसी है जिन्होंने बेहतर नामांकन सुनिश्चित किया है। ऐसे में सीखने से जुड़े नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता। आखिर सीखने की प्रक्रिया में नाटकीय सुधार के लिए क्या करना होगा? क्या शिक्षकों की कमी है या फिर उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन नहीं है? क्या राज्यों को बेहतर निगरानी व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है या फिर शिक्षक खुद अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के युवाओं में पर्याप्त शिक्षा की कमी से न केवल देश के वृद्धि और विकास संबंधी लक्ष्य प्रभावित होंगे, बल्कि कौशल संचालित दुनिया में असमानता भी बढ़ेगी। मनमानी के परिसर जनसत्ता। पूरे देश में कोचिंग केंद्रों की एक समांतर शिक्षण व्यवस्था कायम है, जिस पर कोई तय नियम कायदा लागू नहीं है। इसी का नतीजा है कि ये केंद्र अपने कारोबारी होड़ में न सिर्फ बढ़ चढ़कर दावे करते, झूठे और भ्रामक प्रचार करते करते, बल्कि विद्यार्थियों को अंधी प्रतियोगिता में हाँक देते हैं। इसके चलते विद्यार्थियों के मनोबल पर बुरा असर देखा जा रहा है। उसमें खुदकुशी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कोचिंग केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा उपायों तक का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा जाता। बहुत सारे कोचिंग संस्थान तंग गलियों, छोटे छोटे कमरों में चलाए जा रहे हैं, जहां किसी हादसे की स्थिति में बचाव का कोई इंतजाम नहीं होता। कुछ जगहों पर आग लगने से विद्यार्थियों की जान का जोखिम पैदा हो गया है। इनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों की योग्यता का कोई मानक तय नहीं होता है। ऐसे संस्थान न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते, बल्कि स्कूली शिक्षा बोर्ड परीक्षा आदि में अच्छे रैंक लेने का दावा करते हुए भी चलाए जाते हैं। इस तरह प्राथमिक कक्षाओं के बाद ही बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग केंद्रों और आकर्षणों में फंसते देखे जाते हैं। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर जब शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने का प्रयास किया है, शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है कि कोई भी कोचिंग केंद्र 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दाखिला नहीं देगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही भी अच्छे अंक और रैंक दिलाने के भ्रामक दावे भी नहीं कर सकते। इन केंद्रों में स्नातक से कम योग्यता वाले अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये दिशा निर्देश इस तरह से कोचिंग केंद्रों पर कानूनी शिकंजा करने की मंशा से दिए गए। देखने की बात है कि कोचिंग केंद्र इनका कितना इस्तेमाल करते हैं। दरअसल कोचिंग केंद्र व्यवस्थित शैक्षणिक संस्थानों
के समानांतर एक धंधे के रूप में विकसित हुए। इसके लिए सरकार से किसी तरह की मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी विषय की बेहतर समझ रखता हो तो वह कोचिंग शुरू कर देता है। अब तो हर शहर में बहुमंजिला और कई शाखाओं वाले कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। जिन संस्थानों के नतीजे थोड़े बेहतर है उनमें दाखिले के लिए भीड़ लगती है। राजस्थान के कोटा में तो कोचिंग का एक अलग ही शहर ही विकसित हो चुका है। कोचिंग संस्थानों के इस विस्तार में अभिभावकों का भी कम योगदान नहीं माना जा सकता। 10वीं पास करते ही वे अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग केंद्रों में दाखिला दिला देते हैं। इस तरह बहुत सारे बच्चों का पंजीकरण तो नियमित स्कूल में होता है, पर वे पढ़ाई के लिए कोचिंग केंद्रों पर जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियम बनाया था कि नियमित कक्षाओं के वक्त विद्यार्थी कोचिंग नहीं ले सकेंगे, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। कोटा के कोचिंग संस्थानों में खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने आदेश दिया था कि कोई भी संस्थान साप्ताहिक परीक्षण नहीं करेगा, पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद कोचिंग केंद्रों की मनमानी पर कुछ अंकुश लगाने की उम्मीद जगी है, मगर इस पर कड़ी नजर नहीं रखी गई तो ये केंद्र फिर से कोई गली निकाल लेंगे। गरीबी घटाने के दावे राष्ट्रीय सहारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भारत में 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आई है। उनका यह दावा नीति आयोग के गरीबी के बहुआयामी संकेतक MPI के परिचर्चा पत्र के हवाले से है। इसके मुताबिक 9 वर्षों यानी मोदी राज में 24.82 करोड़ आबादी को गरीबी से उबारा गया है। प्राय हर सरकारें इसके लिए योजनाबद्ध प्रयास और इसमें सफलता के दावे करती नहीं। इनमें वे अपनी सच्ची जनहितैषिता साबित करती है। मोदी सरकार इसकी अपवाद नहीं है। उसने शुरुआत से ही गरीबी मिटाने की दिशा में कांग्रेस सरकारों के नारों के बजाय नेक नीयत से प्रयास शुरू कर दिए थे। कई योजनाएं मुफ्त अनाज, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, जनधन योजना शुरू की गई, जिनमें गरीबी पर चोट की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरीबी हटाने के कई प्रयास कई दिशाओं से किए गए। यह दिखता भी है, पर विपक्षी कांग्रेस को उसके दावों और आंकड़ों पर एतबार नहीं है। एक वर्ग और भी है जो सरकारी दावे पर सवाल उठाता है। इसकी वजह है कि इसमें किसी की आमदनी के स्तर, उपभोक्ता सूचकांक शामिल नहीं है और ये आंकड़े कोरोना के पहले लिए बताते हैं। पर विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मोदी सरकार और नीति आयोग के आंकड़ों से सहमत नहीं है। वे इसके लिए मोदी सरकार की सराहना भी करते हैं। ऐसे में नीति आयोग के आंकड़ों में घालमेल की आशंका निराधार हो जाती है। अगर यही बात है तो भी UPA के 10 वर्षों के शासनकाल में 24 करोड़ में 27 करोड़ लोग गरीबी से निजात पा सके थे। मजदूरों की दैनिक मजदूरी में तब 41.1% की बढ़ोतरी हुई, जबकि NDA के सम में 1.3% की। इसी तरह UPA के समय विकास दर 6.8% थी तो अभी 5.8% है। वैसे भूख सूचकांक में भी भारत की जगह और फिसली है। सरकार के समर्थक विचार इसके मानक को कैलोरी आधारित बताकर सवाल उठाते हैं और अभी बात भूख से और गरीबी से लड़ने के स्तर पर ही हो रही है, तो नागरिकों को यूरोप जैसा कैलोरी युक्त भोजन मुहैया कराना दूर की बात है। बढ़ती आबादी वाले भारत में 2 जून भोजन ही बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया है। यह किसी देश के लिए शर्म की बात तो है ही। प्रगति के तमाम दावों के बावजूद एक बड़ी आबादी गरीबी में दयनीय जीवन जीती है। मुफ्त राशन के बजाय नियमित रोजगार का सतत प्रबंध ही वह सही नीयत हो सकती है। शिक्षा में सुधार की पहल। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से देश भर के कोचिंग सेंटरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद नियमों का न मानने वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है। मंत्रालय द्वारा तेजी से फैलते निजी कोचिंग कॉलेजों के फैलते जाल को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाने का प्रयास है। छात्रों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामले, आग की घटनाएं, दुर्घटनाओं की कमी व शिक्षा पद्धति रही लगातार शिकायतों के बाद इसे तैयार किया है। कोचिंग संस्थानों को छात्रों के नामांकन के लिए भ्रामक दावे, रैंक और अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते थे। साथ ही छात्रों को वहां पढ़ा रहे शिक्षकों को उचित तौर पर शिक्षित होना जरूरी था, जिसकी पूरी जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा किट, चिकित्सा सहायता, उपचार सुविधा भी होनी चाहिए। ऑन कोड भवन सुरक्षा व पीने का पानी, CCTV आदि कैमरे लगे होने चाहिए। जब बढ़ती प्रतिस्पर्धा व शैक्षणिक दबाव के चलते छात्रों पर कोचिंग सेंटरों द्वारा अनावश्यक प्रेशर डाला जाता है, इससे मानसिक तौर पर आराम नहीं करने दिया जाता है। नतीजतन छात्र गहरे तनाव व अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बीते 1 साल में सबसे ज्यादा कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों ने खुदकुशी की, जिसे देखते हुए सरकार पर दबाव बना। कोचिंग सेंटरों पर शुल्क को लेकर भी दिशा निर्देश गए हैं। माँ बाप बहुत अच्छे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिताओं में अव्वल आने के लोभ में कम उम्र में बच्चों को कोचिंग चालू कर देते हैं। इसलिए
साल की उम्र सरकार द्वारा तय की गई है कि गलत आयु बताने या सही उम्र छिपाने पर भी सख्ती की है। हालांकि अभी भी ट्यूशन केंद्रों पर कोई टिप्पणी नहीं किया जाना अखरता है। देश भर में स्कूली पढ़ाई को इतना दुरुस्त किया जाए कि छात्रों पर ट्यूशन का अतिरिक्त दबाव न रहे, वे कुछ समय खेलों व शारीरिक गतिविधियों को भी दे सके। साथ ही इन कोचिंग सेंटरों व स्कूल की फीस की भी सीमा तय हो जानी चाहिए। निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाना पालकों की मजबूरी है। उनका फायदा उठाने वालों की लगाम सरकार को ही कसनी होगी। कोचिंग पर लगाम हिंदुस्तान उनकी उनकी भूमिका हमेशा से ही विवादों में रही है, लेकिन चाहे अनचाहे कोचिंग केंद्र हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गए। हालात यह है कि छोटे-छोटे कस्बों में जहां छात्रों के लिए बमुश्किल 1-2 कॉलेज उपलब्ध हैं, आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों के बोर्ड नजर आ जाते हैं। यह माना जाता है कि कोचिंग संस्थानों का फलना-फूलना कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमियों की ओर ही इशारा करता है। इसी बात को एक अलग तरह से भी कहा जा सकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कसर बची रह जाती है, उसे कोचिंग संस्थान पूरा करते हैं। स्कूल और कॉलेज बच्चों को महज पढ़ाने और उनकी परीक्षा के आयोजन को कम करते हैं, जबकि कोचिंग संस्थान उन्हें विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और अन्य स्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। उन्हें स्कूल कॉलेज के बाद के प्रतिस्पर्धा वाले संसार के लिए सघन शिक्षण और प्रशिक्षण देते हैं। उन कोचिंग संस्थानों के योगदान को कैसे भूला जा सकता है जो कम शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता तैयार करते हैं। लेकिन यह भी एक सच है कि ये कोचिंग संस्थान अक्सर गलत कारणों से चर्चा में आते रहे हैं। कोटा के कोचिंग संस्थानों में हुई आत्महत्याओं के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। पिछले कुछ समय में कई वर्षों में पर्चे लीक होने के मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ के तार कोचिंग संस्थानों से जुड़े पाए गए। शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए वे इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे कोचिंग कारोबार पर लगाम की एक उम्मीद बंधी है। अब इन कोचिंग संस्थानों की फीस, अध्ययन अध्यापन की समय सीमा जैसी कई चीजें सरकार की निगरानी में रहेंगी। साथ ही इन संस्थाओं में कितनी जगह होनी चाहिए, इसके लिए भी इस दिशा निर्देश में प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि सरकार ने कोचिंग संस्थान में दाखिले के लिए एक न्यूनतम उम्र भी तय की थी। अब सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थाओं में दाखिला नहीं दिया जाएगा। बहुत छोटे बच्चों के कोचिंग कारोबार का जो सिलसिला इन दिनों शुरू होता दिख रहा है, उम्मीद है कि अब उस पर लगाम लग सकेगी। कोचिंग संस्थाओं के लिए इस तरह के नियमन की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इस तरह से इसमें देरी हो गई है। ये दिशा निर्देश उस समय आए जब ऑनलाइन कोचिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है और यह उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि पारंपरिक कोचिंग संस्थान जल्द ही बीते दिनों की बात बनकर रह जाएंगे। फिर भी ये दिशा निर्देश स्वागत योग्य है। अभी जो स्थितियां हैं उनमें कोचिंग संस्थान देश के मध्य वर्ग की भी एक बहुत बड़ी जरूरत बन गए हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे परंपरागत स्कूल कॉलेज ही है। कोचिंग संस्थानों के फलने फूलने का एक बड़ा कारण इस व्यवस्था की खामियां ही है। हमारी पहली प्राथमिकता मूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की ही होनी चाहिए। इन दिशा निर्देशों को ठीक 2 दिन पहले ही असर की रिपोर्ट आई है, जो बताती है कि निचले स्तर पर स्कूली शिक्षा में बहुत सुधार नहीं हुआ है। एक बड़ी लिखी खींचने वाली योजना अरुण कुमार जातिगत सर्वेक्षण में चिन्हित किए गए 94 लाख से अधिक परिवारों को 2-2 लाख रुपए अनुदान देने की बिहार सरकार की नई पहल के गहरे सामाजिक आर्थिक निहितार्थ है। यह आर्थिक मदद उन गरीब परिवारों को छोटे मोटे काम शुरू करने के लिए दी जाएगी जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। ये काम खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण कार्य, ग्रामीण इंजीनियरिंग, कपड़ा उद्योग जैसे तमाम सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से जुड़े हो सकते हैं। हाथ में नकद देने के बजाय काम धंधा शुरू करने के लिए धन देने की सोच ज्यादा अच्छी है। हमारा माइक्रो सेक्टर नोटबंदी की मार से अभी भी पूरी तरह से उभरा नहीं है। इसे देखते हुए ये योजना एक नई उम्मीद पैदा करती है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। चूंकि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग ही हमारे देश में सर्वाधिक रोजगार पैदा करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि बेरोजगारी कम होने से गरीबी में भी कमी आ सकती है। फिलहाल 9,94,33,312 गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है, लेकिन शुरुआत 5 लाख परिवारों से ही हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण संसाधन का अभाव है। फिर एक तर्क है कि यह भी है कि सभी 94 लाख परिवार शायद ही तत्काल कारोबार शुरू करेंगे, क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले प्रोजेक्ट जमा करना होगा और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी। यह अनुदान राशि कुल 5 वर्षों में 3 किस्तों में 25%, 50% और 25% में दी जाएगी। इसलिए अभी इस योजना की शुरुआत होगी, बाद में लाभार्थियों के रुझान को देखकर इसका विस्तार किया जाएगा। अगर यह योजना सही ढंग से चली तो जमीन पर इसका व्यापक असर दिख सकता है। अभी देश में रोजगार कम है, लिहाजा एक कामकाजी इंसान को 4.5 व्यक्ति का भरण पोषण
करना पड़ता है। यदि लोगों को काम मिलने लगे तो यह आंकड़ा घटकर 2.5 हो सकता है। इस योजना में भी ये क्षमता है कि माइक्रो सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और वे सर्वाधिक खाने पीने की वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 30% महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी क्रय क्षमता काफी कम है। अगर गरीब तबकों में पैसे आएंगे तो वे अपने ऊपर खर्च करेंगे, जिससे खेती किसानी को भी लाभ मिलेगा। इससे किसानों को यह शिकायत भी खत्म हो सकती है कि उन्हें बाजार में उनकी फसल के वाजिब दाम नहीं मिलते। किसानों की आमदनी बढ़ने से संगठित क्षेत्र में भी मांग बढ़ेगी और तब यह योजना कहीं अधिक निखर कर सामने आ सकेगी। वास्तव में बिहार की यह पहल महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करती है जिसमें उन्होंने वंचितों को मुख्य धारा में लाने की बात कही थी। यह योजना बॉटम अप अप्रोच, नीचे से शुरू होकर विकास का ऊपर की ओर बढ़ना की ओर हिमायती है। और अगर यह सही लोगों के हाथों तक पहुंची है तो इसका सकारात्मक असर ही दिखेगा। मगर इसके लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जरूरी है। ये देखना होगा कि इस योजना का कोई बेजा लाभ ना उठा पाए, यानी जो इसका हकदार नहीं है वही भी इसका हिस्सा बन जाएगा। लिहाजा शासकीय निगरानी एक बड़ा मसला होगा। इसे राज्य सरकार को ही राजनीतिक रूप से हल करना होगा। अगर 94 लाख परिवारों में से 1/4 को भी अगले 5 साल में मदद मिल गई तो बड़ी बात होगी। इसके साथ ही सरकार को इसके लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटाने होंगे। बिहार के बजट में हर साल यह तो बताया जाता है कि राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलने जा रहा है, लेकिन अंत में घाटा ही दिखता है। बिहार सरकार पर कर्ज करीब उतना ही है जितना उसका बजट है। इसके कारण उसे बड़ी मात्रा में ब्याज भी चुकाने होते हैं। इसका अर्थ है कि अपने संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से बढ़ने चाहिए। ऐसे में 94 लाख परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा? यही वजह है कि मैंने शुरुआत में 5 लाख परिवारों का ही इस योजना के पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके लिए उसे 2.5-3 हजार करोड़ रुपए ही जुटाने होंगे, जो राज्य के बजट का मुश्किल 1% हिस्सा है। राज्य सरकार चाहे तो सख्त आर्थिक अनुशासन से यह राशि जमा कर सकती है। यदि वह इसमें सफल हो नहीं रही तब भी इस साल तो उसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगले वर्षों में उसे पैसे जुटाना भारी पड़ सकता है। फिर भी बिहार सरकार को यह दांव खेलना चाहिए, क्योंकि यदि यह योजना सफल होती है तो आम लोगों की आमदनी बढ़ती है और राज्य में उद्योग पनपते हैं, तो परोक्ष रूप से टैक्स के माध्यम से सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। हाँ, शुरू में उसे घाटा हो सकता है और राज्य जीडीपी की 3.5% घाटा की सीमा भी उसके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। यह योजना केंद्र एवं राज्यों की अन्य तमाम योजनाओं से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें काम करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। यह कोई कर्ज नहीं बल्कि अनुदान है जिसे लाभार्थियों को वापस लौटाना नहीं होगा। ऐसी योजना पहले नहीं दिखी है। हालांकि सवाल यह भी है कि आजादी के 7.5 दशकों के बाद भी इतनी गरीबी क्यों है? बिहार में ही जातिगत सर्वेक्षण यदि 94 लाख से अधिक परिवारों को गरीब बता रहा है तो यह कहीं न कहीं राज्य की नीतिगत चूक का नतीजा है। अच्छी बात है कि पहली बार टॉप डाउन अप्रोच, विकास का ऊपर से रिसकर नीचे की ओर जाना से बाहर निकलने का प्रयास किया गया है। चूंकि सामाजिक जरूरतों के हिसाब से गरीबी की पुरानी परिभाषा व्यवहारिक नहीं होती, जैसे साक्षरता की परिभाषा भी अब सिर्फ हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं रह सकती है, बल्कि व्यक्ति के पास तकनीकी जानकारी भी आवश्यक है। इसलिए गरीबों की बेहतरी के लिए नए नजरिए के साथ योजनाएं बनाना आवश्यक है। ये योजना इसी नए दृष्टिकोण की वकालत करती है, जिससे बिहार और यहाँ के लोगों को दीर्घकालिक लाभ हो सकता है। धन्यवाद।